विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मालवा प्रांत का वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण वर्ग अभी ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण वर्गों में प्रारंभ होगा। इसको पूरे भारतवर्ष में सभी एनजीओ, सहकारी संस्थाएं, अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जिनको अपने विद्यालय का आर्थिक सरोकार ठीक करना है या श्रेष्ठतम करना है, इसके लिए मैं अपने अभिमत यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें पूरे वित्तीय अभिलेखों की जानकारी है, इनकम टैक्स की जानकारी है, सेल टैक्स की जानकारी है, एटीजी है, पावती है, रसीद किस प्रकार से काटना है, ये सारी जानकारियां मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम विद्या भारती का जो हमारा रहता है आयकर और संपत्ति कर 12A एवं एटीजी, एक मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने अपनी 12A के संबंध में प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाओं को छूटें प्रदान की। इस कारण प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाएं 12A का नंबर अपना ले और उसके तहत अपने पूरे आय व्यय प्रस्तुत करे, जिससे उनको अपने इनकम टैक्स में बहुत कुछ छूट प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से एटीजी भी एक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सभी संस्थाएं दान प्राप्त कर सकती है, दान देने वाले को आयकर में छूट मिलेगी, ऐसा प्रावधान करा है। इसके पश्चात हम इस पे जानकारियां देंगे। वित्तीय अभिलेखों की जानकारी। वित्तीय अभिलेख प्रत्येक संस्था के अपने अलग अलग प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम इसमें रहती है रसीद काटना, फिर रसीद को दैनिक शुल्क संग्रहण पंजी में चढ़ाना, फिर मासिक शुल्क संग्रहण पंजी में चढ़ाना और फिर वार्षिक शुल्क संग्रह पंजी में चढ़ाना। प्रतिदिन का कैश अपना बैंक में जमा करना, मासिक और दैनिक शुल्क संग्रह पंजी से अपना शुल्क का प्रतिदिन का मिलान कर और प्रस्तुत करना। इसके पश्चात अपना जो है शुल्क का फिर कैश बुक में संधारण करना और कैश बुक के संधारण के पश्चात इसको खाते में ले जाना। ये हम वित्तीय अभिलेखों के माध्यम से सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। फिर हमारा 2 दिन तक सॉफ्टवेयर के संबंध में पूरी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। सॉफ्टवेयर हमारा सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान का बनाया हुआ है, जिसको पूरे भारतवर्ष में विद्या भारती ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय की रसीदों का शुल्क संग्रहण होता है। प्रतिदिन का कितना शुल्क संग्रहण हुआ है इसको प्रांत में भी देख सकते हैं और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में भी इसका बहुत ही बारीकी से आकलन कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में बहुत प्रकार की जानकारियां हैं। बच्चा अगर अपने घर से बैठता है तो वहां पर उसकी पूरी जानकारी चली जाती है कि उसका वाहन कितनी बजे लेने के लिए आ रहा है। आईडी कार्ड इस सॉफ्टवेयर से निकल सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर से प्रति वर्ष का भैया बहनों को अपग्रेड करके और नवीन भैया बहनों का प्रमोशन और अपग्रेड किया जा सकता है। इसमें शिक्षकों की जानकारी रहती है, शिक्षक किस प्रकार से कैसे कैसे पढ़ाएगा, किस दिन इसने क्या पढ़ाया है, इसकी भी सारी जानकारियां रहती है। इसके बारे में पूरा 2 दिवस तक 8 कालखंडों से इसका प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात हमारे पास बैंकिंग व्यवहार रहता है कि बैंकिंग व्यवहार किस प्रकार से प्रस्तुत हो। एक लेखापाल और एक लिपिक को किस प्रकार की परेशानियां आती है, बैंक से आरटीजीएस किस प्रकार से करना, चेक अगर निरस्त हो गया है तो उसे किस प्रकार से करना, अगर आरटीजीएस गलत हो गया है तो उसे वापस अपने खाते में कैसे लाना। ये बैंकिंग व्यवहार, बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत हम संपूर्ण जानकारी हमारे जितने भी लिपिक और लेखापाल रहते हैं उनको हम प्रस्तुत करते हैं। इसके पश्चात एक आचार्य का सेवा पुस्तिका के रूप में सारा रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना, उसकी नियुक्ति दिनांक क्या है, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसके शैक्षणिक संबंधी सारे कागजात कैसे रखना और उसकी एक आचार्य की व्यक्तिगत नस्ती किस प्रकार से बनाकर तैयार करना, ये सारी चीजें भी हम उसमें प्रस्तुत करते हैं। इसके पश्चात बिल और वाउचर, बिल किस प्रकार से बनाना, कैसे जो है बिलों को पूरा अपग्रेड करना, बिल सही है या गलत इसकी पूरी जानकारी हमको करना और बिलों का भुगतान प्रत्येक को क्रॉस चेक बैंकिंग खाते के माध्यम से
प्रस्तुत करना, भुगतान करना, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत बतलाते हैं। इसके पश्चात अभिव्यक्ति सत्र और सारे ही लिपिक और लेखापालों के मनोरंजन के भी लिए रात को 9 से 10 तक एक सत्र हम आयोजित करते हैं। इसके पश्चात हमारे यहाँ पर आर्थिक शुचिता, आर्थिक शुचिता किस प्रकार से हम विद्यालय में ला सकते हैं, इसका पूरा प्रस्तुतिकरण वहां पर किया जाएगा। व्यक्ति का समर्पण कैसे जगाया जा सकता है ताकि वो अपना काम पूर्ण ईमानदारी, व्यक्तिगत निष्ठा से करे, जिससे जो है संस्था निरंतर प्रगति करते रहे। इसके पश्चात हम प्रवेश पंजी, प्रवेश फॉर्म और स्कॉलर पंजी, इसको अपग्रेड अपन कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं। बच्चों की क्या जानकारी एडमिशन के संबंध में अपने को चाहिए, उसके जन्म संबंधी प्रमाण पत्र, उसकी जो है माता पिता के आधार कार्ड, ये सारी चीजें जन्म के साथ ही अपग्रेड होकर और एडमिशन फॉर्म पर व्यवस्थित लग जाए। यहाँ तक कि विद्यार्थियों के बैंक के खाते भी अपग्रेड कर और उसको जो है साथ लगाए जाते हैं, ताकि आने वाले समय में शासन के द्वारा जो नई नई छात्रवृत्तियां और ये प्रदान हमें जो प्राप्त होती है वो सीधे उनके खाते में चली जाए। इसके बाद परीक्षा फॉर्म और नामांकन, ये एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है सीबीएसई के अंतर्गत भी और एमपी बोर्ड के अंतर्गत भी। एमपी बोर्ड में भी 8वीं के पश्चात 6, 7, 8 की मार्कशीटें बच्चों की लगाकर और 9th के अपने नामांकन फॉर्म तैयार करवाना, 10th के परीक्षा फॉर्म बनवाना, 11वीं के जो है भैया बहनों की प्रवेश सूची पहुंचाना और 12th के परीक्षा फॉर्म भरवाना, इसकी भी संपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत हम प्रदान करेंगे। इसके पश्चात मासिक तलपट तैयार करना, प्रत्येक मास में कितना आय और कितना व्यय हुआ, इसका पूरा मिलान प्रति मास में हो जाए, ताकि हमारा जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, उसको एक साथ मिलाने के बनिस्बत प्रत्येक मास का अगर मिलकर तैयार हो जाता है तो वो जो है पूरे वर्ष के अंत में किसी प्रकार की भी परेशानियां नहीं होती। ये भी हम प्रशिक्षण यहाँ पर पूरा प्रदान हम करते हैं। कैश बुक एवं रोकड़ का संधारण किस प्रकार से किया जाता है, विद्या भारती के पूरे जितनी पारदर्शिता रहती है, वित्तीय पारदर्शिता के माध्यम से हम इसको कैश बुक और रोकड़ को पूर्ण रूपेण व्यवस्थित करना हम प्रयास करते हैं। इसके पश्चात साधारण सभा एवं धारा 27-28 की जानकारी प्रस्तुत करना। धारा 27-28 एक महत्वपूर्ण विषय रहता है प्रत्येक फर्म एवं सोसाइटी के द्वारा। इसकी वर्ष में एक साधारण सभा होती है। साधारण सभा कैसे आयोजित करना, कितने दिन पूर्व इसकी सूचना निकालना, इसका चालान कितने रुपए का बनता है, इसकी पूरी जानकारी देकर और 30 जून के पहले इसका चालान तैयार कर और पूरी फाइल बनाकर फर्म एवं सोसाइटी में प्रस्तुत करना। टीडीएस और टीडीएस की वापसी, एक टीडीएस भारत सरकार का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग अभी जो चालू किया है, उस टीडीएस को कैसे हम लागू करें। हमारे जहां पर अगर निर्माण कार्य चल रहा है, हमने अगर कोई वस्तु खरीदी है तो उस पर जो है हमने जो टीडीएस प्रदान किया है और हम उस श्रेणी में नहीं आते तो उस टीडीएस को हम किस प्रकार से वापस ले सकते हैं रिटर्न के माध्यम से, ये भी जानकारी हम इसमें पूरे देंगे। इसके अलावा वाहन का रखरखाव एवं वाहन संधारण, पूरी एक रजिस्टर मेंटेन करना जिसमें किसी भी वाहन का कब अपना इंश्योरेंस समाप्त हो रहा है, कब उसका परमिट समाप्त हो रहा है, कब ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो रहा है, इसकी भी पूरी जानकारी उसमें प्रस्तुत कर और समय के पूर्व उसे सूचित करना। ये सारी चीजें हम इस वित्त के संधारण के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा भविष्य निधि एवं ईएसआई, ये भारत सरकार के दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग हैं। भविष्य निधि, प्रत्येक कर्मचारी का अपना भविष्य रहता है। जो कर्मचारी अपने यहाँ पर 30 वर्ष तक सेवाएं प्रदान करता है, उसका पूरा अंश हम काटकर चालान के माध्यम से पीएफ कार्यालय में जमा करते हैं। इसी प्रकार से ईएसआई का भी जो एक अंश रहता है 6.5%, उसको भी पूरा काटकर और हम ईएसआई कार्यालय में जमा करते हैं, जिसमें किसी कर्मचारी की अगर कहीं दुर्घटना
कहीं मृत्यु, कहीं बीमारी उसको घेर लेती है तो भारत सरकार उसका निःशुल्क इलाज। इसी प्रकार से जब व्यक्ति यहाँ पर 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है तो भारत सरकार उसको जो है पीएफ का पूरी राशि का भुगतान करती है और निर्वाहन के लिए उसे पेंशन के रूप में कुछ मासिक राशियां प्राप्त होती है। ये सारी कार्यवाही किस प्रकार से की जाती है, इसका पूरी डिटेल्स की जानकारी हम इस वित्त के संधारण वर्ग में सभी कर्मचारियों को प्रस्तुत करने का प्रयास हम करेंगे। ये सारी वित्त के संबंध में सारी जानकारियां थी जो मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करी है। इसमें हमारे प्रांत के विभिन्न अधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न अधिकारी आकर और इसकी बहुत ही बारीक से बारीक, और मैं स्वयं प्रांतीय वित्त निरीक्षक सुरेंद्र जोशी विद्या भारती का भी इसमें रहकर और प्रत्येक कर्मचारी को प्रशिक्षित करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।